अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ एंड देन जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को आज वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, आई थिंक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेबसाइट डेवलपमेंट में या फुल स्टैक डेवलपमेंट में, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, जो कि बेसिकली आपका लॉग इन एंड साइन अप, जिसको हम लोग अगर नॉर्मल अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स में देखें तो लॉग इन और साइन अप जिसको हम कहते हैं बेसिकली, वो हमारे पास होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इसको हम डिटेल में जो है समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम मैं करता हूँ कि एक न्यू एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं लगा देता हूँ, ताकि जब तक हम सारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करें, जब तक हमारे पास एक जो है वो न्यू एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाए। तो यहीं पर जो है मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD ओपन करने के बाद मैं जो है यहाँ पर npx create next app@14.2.2 की मैं जो है एक एप्लीकेशन बना लूंगा। ठीक है, उसका नाम हम लोग जो है ऑथ रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, बट जो है जैसा काम वैसा नाम होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर जो है ऑथ रख देता हूँ उसका नाम। ओके, सॉरी। ओके, सो इसका जो नाम है उसके अंदर मैंने गलती से ए कैपिटल रख दिया था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम सेम रखेंगे। सो ये मैंने डाउनलोडिंग पे जो है मेरा एक बनने के लिए मैंने अपना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट लगा दिया। आई होप जब तक हम सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे ये जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, हमारे पास अगर हम जो है नेक्स्ट जेएस के अंदर लॉगिन और साइन अप की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक आता है ऑथेंटिकेशन का और एक कॉन्सेप्ट आता है ऑथराइजेशन का। सो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके माइंड में कुछ भी जो है वो हो इसके हवाले से, ऑथेंटिकेशन के हवाले से, ऑथराइजेशन के हवाले से, सो वो पूछ सकता है, मतलब बता सकता है कि जो है किसी के माइंड में कोई भी एक्सप्लेनेशन हो इसकी, कोई भी थोड़ा बहुत उसको पता हो कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, या दोनों में क्या एक डिफरेंस कोई बता सकता है। किसी के माइंड में कोई भी जो है इस तरह का है कोई एग्जाम्पल, या कोई जो है वो, जी दयान, रुमैसा है, मिस मारिया हैं जी। अच्छा, अगर नहीं भी आइडिया कोई बात नहीं, मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए आप लोगों से, तो यस नो करके बता देंगे। अगर कुछ है तो आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं है तो एन लिख दें, नो लिख दें मुझे, ताकि एक आइडिया हो जाए। ठीक है, सो जब तक आप लोग लिख रहे हैं मैं जो है यहाँ पर लिख भी लेता हूँ। हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जी, किसी के माइंड में है कुछ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन से रिलेटेड कोई सवाल, कोई चीज? चॉकलेट के बाद ये भी आएगा ऑथराइजेशन। अच्छा, अभी भी ये क्या क्या रहा है, स्पेलिंग? ओके, सही होगा स्पेलिंग। अच्छा, ऑथराइजेशन में यूज़र की सेफ्टी के लिए लॉगिन साइन अप किया जाता है। क्या मैं ईमेल पास बस किया जाता है आईडी पासवर्ड से रिलेटेड लॉगिन? ठीक है, आईडी पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, लॉगिन साइन अप किया जाता है, क्या ईमेल पासवर्ड होता है? अच्छा, ठीक है, नॉट बैड। दोनों का जो है एक तरह से सही है। जितन जो भी देखिए, मैंने कहा था जो जितना भी पता है, जितना आप लोगों को पता था, आपने बताया कि भी अच्छी चीज़ है कि आप लोग बताते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन से, कि बेसिकली हमारे पास ऑथेंटिकेशन होता क्या है। ऑथेंटिकेशन सिंपली जो है हमारे पास ये चेक करता है कि बेसिकली आप है कौन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं कि आप फेसबुक पे जाते हैं, अपना ईमेल पासवर्ड डालते हैं, और फेसबुक उसको चेक करता है कि भाई आप रियली एग्जिस्ट करते हैं उस फेसबुक के ऊपर या नहीं करते, और आपको जो है वो, अगर आपका ईमेल पासवर्ड ठीक होता है, वो आपको आपके अकाउंट में इंटर करा देता है। ये काम होता है ऑथेंटिकेशन का, सिंपल ये प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेशन का। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन का कोई काम नहीं होता। ऑथेंटिकेशन का जो सिंपल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि भाई वो वेरीफाई करता है कि
आपकी यूजर की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिफाई करता है यूजर को कि आपकी जो है वो क्या है, मतलब आपके लॉगिन पासवर्ड की मदद से वो, आप ईमेल पासवर्ड की मदद से वो आपको जो है वेरीफाई करता है, और देन आपको वो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंटर कर देता है। ये काम होता है ऑथेंटिकेशन का। बट जो ऑथराइजेशन का काम होता है वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑथराइजेशन ये चेक करता है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो यूजर जो है हमारे पास इंटर होने आया है वो बेसिकली है क्या, मीन स्पेसिफिक हो, ऑथेंटिक, और सब साइट्स की अपनी ऑथराइज ऑथोरिटीज ऑथेंटिक हो और सब साइट्स की अपनी हाँ ठीक है। अब मैं आपकी प्रॉपर बात समझा नहीं हूँ कि आप क्या जो है वो कहना चाह रही हैं। ऑथेंटिक हो और ऑथराइजेशन सबकी अलग अलग स्पेसिफिक होती हैं, आप ये कह रही हैं। अच्छा खैर, हम लोग थे ऑथराइजेशन के ऊपर। ऑथेंटिकेशन का क्या काम होता है, ऑथेंटिकेशन का काम होता है आपको वेरीफाई करना ईमेल पासवर्ड की मदद से कि आप जो है वो इस एप्लीकेशन के यूजर हैं या नहीं है। देन वो आपको जो है वो साइन अप करा देता है। अच्छा, और ये आपका अकाउंट क्रिएशन के अंदर भी आपकी हेल्प करता है, मतलब कि अगर वो आपने अकाउंट नहीं बनाया वो तो आपसे कहेगा अकाउंट बनाए, फिर अकाउंट बना के जो आपने डेटा उसको प्रोवाइड किया है वो ऑथेंटिकेशन अपने जो है डेटाबेस में सेट सेव कर लेगा। देन जब नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करने आएंगे सो फिर ऑथेंटिकेशन अपना प्रोसेस ऑन करेगा, आपको वेरीफाई करेगा, आपका आइडेंटिटी चेक करेगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा। देन जो है वो आपको लॉग इन करा देगा। ऑथराइजेशन क्या करता है, ऑथराइजेशन जो है वो ये करता है, ये चेक करता है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो, कौन सा यूजर जो है वो लॉग इन कर रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे, अब आप लोगों का ये क्वार्टर खत्म होने वाला है, आप लोगों का पोर्टल जो है वो रेडी है, आप लोगों के साथ अभी रोल नंबर वगैरह शेयर करूंगा मैं। सो बहरहाल मिसाल ले लेते हैं, एक इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, उसके पास क्या है कि एक पोर्टल बना हुआ है। अब उसमें कुछ जो है एडमिन के बंदे हैं, कुछ जो है टीचर्स हैं, कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं। अब जब वो वेबसाइट पे जाते हैं अपना ईमेल पासवर्ड डालते हैं, सो स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट पोर्टल में जाता है। अगर कोई एडमिन का बंदा डालता है ईमेल पासवर्ड तो एडमिन, उस एडमिन पैनल उसके सामने ओपन हो जाता है। अगर कोई टीचर डालता है तो उसके पास टीचर का पोर्टल ओपन हो जाता है, मतलब टीचर्स के पास जितनी जो एक्सेस है वो ओपन हो जाता है। तो ऑथराइजेशन का काम ये होता है कि वो जो है ये चीज़ कंट्रोल करता है कि कौन सा यूजर जो है वो अभी इस टाइम पर हमारे पास लॉग इन हुआ है या साइन अप हुआ है, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें आगे क्या शो कराना है। सो ये काम जो है हमारे पास करता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन एक प्रोसेस है जो कि आपको ऑथराइज करता है, देन आगे जो है वो एंट्री कराता है। अच्छा, ये दोनों हमेशा आपस में मिलके काम करते हैं। ऑथेंटिकेशन ये चेक करता है कि आप ऑलरेडी यूजर हैं, ऑथराइजेशन ये चेक करता है कि आप जो है आपके पास कितना एक्सेस है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है एडमिन का बंदा स्टूडेंट पोर्टल एडमिन का बंदा जो है उस ऑनलाइन वेबसाइट में गया है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाली वेबसाइट में गया है, तो उसके पास एक्सेस है कि वो सब बच्चों की चेक कर सके, किस किस ने फीस पे कर दी है, किस किस का क्या स्टेटस है। टीचर अगर अपना लॉगिन करता है वो चेक कर सकता है कि स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट दिया है उसके पास क्या मार्क्स आए हैं, क्या चीज़ें आई हैं। सो वो क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ चेक कर सकता है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन जो है हमारे पास क्या होता है, अगर हम स्कूल की एग्जांपल लें, स्कूल में हमारे पास नॉर्मल क्लासेस हैं। अब प्रिंसिपल जो है वो क्या है, एक ऑथेंटिक बंदा है, मतलब कि एक उसके पास सब चीज़ों का एक्सेस है, वो किसी भी टाइम कहीं पर भी किसी भी क्लास में जा सकता है, ऐसा ही है। बट अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो किसी भी चलते फिरते क्लास में ऐसे ही कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, सो उसको मना कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो इससे हमें ये साबित होता है कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूजर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग लेवल की और अलग अलग लेवल की जो है उनके पास वो, ये कह लें इसके लिए क्या परफेक्ट वर्ड बनेगा, कि अलग अलग लेवल का उनके पास जो है एक्सेस होता है कि वो जो है कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल की मैंने बात की, अच्छा अगर डायरेक्टर आ जाएंगे सो वो प्रिंसिपल के ऑफिस में भी जा सकते हैं, उनको जो है किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट जो है कहीं पर भी पूरे स्कूल में जाके चेक कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, कोई जो है वो किसी चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। अगर जो है किसी भी चीज़ में उनको चेंजेस करनी है, यहाँ से उठा के चीज़ वहाँ कर दें, ये जो है क्लासेस शिफ्ट कर दें, सो उनके पास एक्सेस है, वो कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग चेंज कर दें, एक्स्ट्रा कुछ कुछ भी, ईटीसी हो, जो भी आप जो है वो करना चाहें। सो इस चीज से हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास जो ऑथराइजेशन है वो एक पूरा कंट्रोल करता है इस चीज को कि भाई जो हमारे यूजर है उसके पास कितनी ज्यादा ऑथराइजेशन की पावर है, और कितनी ज्यादा जो है वो उसके पास ये पावर है कि वो चीजों को क्या क्या चेंजेस कर सकता है उसके अंदर। तो ये काम हमारे पास होता है ऑथराइजेशन का। अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर जब इसको बिल्ड करते हैं, जब इसको बनाते हैं, सो हम इस तरह का प्रॉपर अपना जो है वो कोड करते हैं, या फिर हम थर्ड पार्टी का यूज करते हैं कि जो हमें ऑलरेडी ये चीजें जो है वो बना के दें। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो मल्टीपल तरीके हैं अपनी
ऑथेंटिकेशन को लगाने के। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहली जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम जो है यूजिंग नेक्स्ट ऑथ, जो नेक्स्ट जेएस हमें खुद प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट ऑथ हम उसका यूज करें। ठीक है, हम उसका यूज करें। नेक्स्ट ऑथ हमारे पास होता है, हम उसका यूज करें, या फिर जो है हम खुद अपनी एपीआई बनाएं यूजिंग कस्टम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हम लिख लेते हैं कस्टम ऑथ। हम खुद अपनी जो है पूरी एपीआई बनाएं, खुद अपना पूरा सिस्टम बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर हम जो है कोई थर्ड पार्टी यूज़ करें यूजिंग, सबसे जो हमारे पास बेस्ट चल रहा है वो इस टाइम पर है नेक्स्ट जेएस के साथ जो चलता है वो है क्लर्क, यूजिंग क्लर्क। सो हमारे पास ये तीन तरीके हैं। इन तीनों में से जो है सबसे इजी तरीका जो है वो है क्लर्क। क्लर्क क्या बेसिकली है, क्लर्क हमें जो है एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि वो बने बनाए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, वो बना बनाया पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमें किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी करने की एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास जो है आप कह लें कि अदर कंपोनेंट्स होते हैं, हमने यूज़ किया था किसका, मेरे माइंड में नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम था, जो हमने पूरे पूरे कंपोनेंट्स बनाए थे, साइड बार भी बनाया था जिससे हमने, क्या नाम था उसका, सर याद? शेट्सियन। शेट्सियन, एग्जैक्टली शेट्सियन का यूज़ किया था हमने। इसके अलावा जो है हमने सैनिटी का यूज़ किया, वो बना बनाया हमारे पास पूरा एक जो है सीआरएम था। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा ऑल पैकेजेस हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। सो इसी तरह हमारे पास एक पैकेज है क्लर्क। क्लर्क पैकेज नहीं कहेंगे, एक हमारे पास जो है ये ऑथेंटिकेशन यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो क्या करता है, जो आपके पास जो है पूरा का पूरा आपके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के सिस्टम को संभालता है। अच्छा, मैं इसके आ जाता हूँ डॉक्स के सेक्शन के अंदर, और हम लोग जो है क्लर्क का यूज करने वाले हैं। डॉक के सेक्शन में आ जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मुझसे पूछता है कौन सा फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट.जेएस का यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस में आ जाता हूँ। नेक्स्ट.जेएस के अंदर मुझे जो है ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले इसने हमें बताया कि भाई आप क्या करो, आप जो है अपनी इसके साथ एक न्यू ऐप बना लो, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर ये कह रहा है कि भाई आप अपनी जो है क्लर्क को अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवा लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम दो तीन चीजों को समझते हैं कि बेसिकली क्लर्क क्या है, और क्लर्क जो है हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, और क्या क्या जो है हम इसके साथ करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लर्क का हम यूज करते हैं ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लूँ, ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट ओपन कर लूँ, अभी मैं ओपन करके नहीं दिखा रहा, आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं आपसे वो लॉग इन साइन अप पूछता है। मिसाल के तौर पर पाक व्हील्स की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मुझसे लॉग इन साइन अप पूछता है। ऐसा ही है, लॉग इन साइन अप के अंदर मैं क्या करता हूँ, जब मैं लॉग इन करता हूँ तो मेरे पास मेरा एक अकाउंट बन जाता है। देन जब मैं नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो मुझे वही मेरी सजेस्ट, जो मैंने लास्ट टाइम अपनी कार सर्च की थी, जैसे मिसाल के दौरान मैंने सर्च की होंडा सिविक, नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने अकाउंट में लॉग इन करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे जो है उसी अकाउंट में मेरा लॉगिन करेगा, मतलब कि वही सजेशंस, वही कार की सर्च, सारी की सारी चीजें, मेरी सर्च हिस्ट्री वगैरह वो सब मुझे जो है ला कर देगा। ठीक है, सो क्लर्क जो है हमें ये भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यूजर का डेटा स्टोर कर सकते हो, कहाँ पे, क्लर्क के ही डेटाबेस के अंदर। क्लर्क के डेटाबेस के अंदर ही आप यूजर का जो है वो डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो मैं जो है यहाँ पर आता हूँ सिंपल, और मैंने क्लर्क की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया। ये डॉक्यूमेंटेशन से पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ। मैंने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन की। अच्छा, मेरा जो कोडिएटिव का पूरा वो चल रहा है, कोडिएटिव की भी वेबसाइट आप लोगों को कुछ टाइम में जो है उसके ऊपर ही आप लोगों का पूरा पोर्टल खुलेगा। तो उसका जो पूरा का पूरा हमारा ऑथेंटिकेशन का सिस्टम चल रहा है वो भी हमारा यहीं से, इसका क्लर्क का कॉम की वेबसाइट पे आया हूँ। क्लर्क.com हमारे पास क्या कर रहा है, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूजर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, हमारे सारे यूजर्स को मैनेज करता है, सारे यूजर्स की जो है डिटेल्स हम अपने उसमें स्टोर करता है और हमारे पास उसका एक्सेस होता है। Need more than just sign in box. Clerk is a complete site of embeddable UIs, flexible APIs, and admin dashboard to authenticate and manage और हमें बिल्ड इन कंपोनेंट्स देता है कि आप कंपोनेंट्स को बने बनाए कंपोनेंट्स यूज करो और आपके पास जो है वो आपका साइन इन साइन अप पेज जो है वो बन जाएगा, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही क्लर्क के डैशबोर्ड पे आता हूँ, क्लर्क के डैशबोर्ड पे मैं आया, मेरे पास यहाँ पर जो है सारे के सारे वो ओपन हो जाएंगे। अच्छा ओके, मैं अभी फिलहाल कोडिएटिव वाले में हूँ, मैं कोडिएटिव से बाहर आता हूँ। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्लिक किया। अच्छा, अभी मेरे से ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम पूछ रहा है, अभी इससे बाहर आते हैं। अभी हम लोग डॉक्स में चले जाते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों का नहीं पता है।
ठीक है। सो पहले हम उन चीज़ों को समझते हैं, फिर दोबारा इसके डैशबोर्ड में आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्लर्क, वेलकम टू क्लर्क्स डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ तक बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है क्लर्क के हवाले से अभी, कि भाई बेसिकली हम क्लर्क क्यों यूज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ऑथ भी तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑथ हमारे पास क्या प्रॉब्लम होगा अगर नेक्स्ट ऑथ यूज करेंगे? नेक्स्ट ऑथ के अंदर एक हमारे पास ये प्लस पॉइंट आएगा नेक्स्ट ऑथ के अंदर, कि हमारे पास सारी की सारी एक्सेस हमारे पास खुद अपनी होगी। लेकिन उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आती है नेक्स्ट ऑथ में, वो ये आती है कि भाई हमारे पास फिर एक्सेस में हमारे पास जो है एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, कि हमें उसका पूरा डेटाबेस के अंदर पूरे टेबल्स बनाने पड़ेंगे, डेटाबेस के अंदर पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा उसका। देन हमें जो है बहुत ज़्यादा एपीआईज के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा, काम एपीआईज बिल्ड करनी पड़ेंगी और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और बैकएंड के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा। सो वो हमारे पास जो है जब ऑलरेडी काम कर दिया है क्लर्क ने, सो हम बने बनाए कंपोनेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हम उसका यूज़ करें, पूरे बना बनाया सिस्टम हमारे पास होगा, हम उसका जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, कस्टम ऑथ के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कस्टम ऑथ के अंदर हमें बिल्कुल जीरो से, जैसे हमने अपनी जो है खुद एपीआई बनाई थी ना अभी टू डू ऐप के अंदर, इसी तरह हमें जीरो से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट ऑथ में तो वो फिर भी हमारे पास नेक्स्ट ऑथ का फंक्शन आता है, हम उसकी मदद से हम चीज़ों को कर सकते हैं। बट कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए हमें खुद चीज़ों को जो है वो जीरो से बनाना पड़ेगा। तो क्लर्क हमारे पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्लर्क जो है हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है बनी बनाई चीज़ों का यूज़ कर लो। और अगर हमें कभी अपनी एपीआई खुद बिल्ड करनी है, फिर वो कैसे करेंगे? हाँ, फिर उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट ऑथ का यूज करना पड़ेगा। अगर देखें, हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो कहता है नहीं मुझे किसी थर्ड पार्टी का ऐप का यूज नहीं करना, मुझे जो है अपनी ऑथेंटिकेशन का अपनी जो है नेक्स्ट ऑथ का खुद बनानी है और सारी चीज़ें खुद करना है, सो आपको फिर जो है नेक्स्ट ऑथ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ऑथ के लिए अगर इस तरह का जो है आपके पास कभी कोई केस आ जाता है, तो आप सिंपल लिखेंगे नेक्स्ट जेएस ऑथ ऑथेंटिकेशन, या ऑथ आपके पास जो है वो ये देखें, ये रहा एडिंग ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर आकर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे होगा। आपके पास सारी की सारी चीज़ें जो है देखिए आपके पास यहाँ पर मौजूद है। सो इसको आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट ऑथ को जाना है, बट हम लोग क्लर्क का जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। जी मिस मारिया, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, आपने कहा कि नेक्स्ट ऑथ जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास सब एक्सेस होता है, तो क्या जब हम क्लर्क यूज करेंगे तो हमारे पास एक्सेस नहीं होगा उसमें सब? हमारे पास एक्सेस होगा, बट हमें बनाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑथ के अंदर हमें पूरा का पूरा डेटाबेस कनेक्ट करके सब कुछ बनाना पड़ता, बट हमारे पास क्लर्क में वो बना बनाया है, हमें कुछ भी नहीं करना। सिंपल 4 से 5 स्टेप में हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सिस्टम कनेक्ट हो जाए क्लर्क से, और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो क्लर्क ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है, जिसका हम यूज कर रहे हैं। जब से क्लर्क आया है, जब से जो है हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे अभी यहाँ पे नेक्स्ट थॉट से जो है मेरे माइंड में आई, वो ये है कि देखिए नेक्स्ट जेएस के अंदर ना, अगर अभी आप मार्केट में उतरते हैं इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए, तो आपके पास बेतहाशा चीजें मिलेंगी। आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर आप बोलेंगे यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो जो है काफी सारी चीजें हमने तो हमें आती नहीं है, हमें तो ये भी चीज पढ़नी पड़ेगी। सो अब अगर वो सारी चीजें पढ़ने बैठे हम लोग, तो मैं बताऊं अगर हम पूरी नेक्स्ट जेएस को पढ़ेंगे ना, सो हमें मोर देन 2 ईयर्स लगेंगे पूरी बात। अभी भी अभी तक मेरे सामने ऐसी चीजें आती हैं जो जिसका मुझे भी नहीं पता होता, और वो होती नेक्स्ट की चीजें हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने राउट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, लेआउट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो ये क्या है कि आपको वक्त के साथ साथ खुद जब आपके पास यूज केस उसका आएगा, आपको खुद पढ़नी होंगी वो चीजें। जैसे मिसाल के तौर पे आप नेक्स्ट जेएस की उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि हमने नहीं पढ़े। सो वो आपको वक्त के साथ साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर कोर्स में उन चीज़ों को कवर किया है जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, और जो आपको वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती हैं। पूरी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन या कोई भी ऐप वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कंपलसरी होती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। सो इस वजह से आपको खुद कुछ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब ऑथेंटिकेशन बनाने के मैंने तो सिर्फ 3 तरीके बताएं, यहाँ पे बेतहाशा तरीके क्लर्क की तरह के और बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें जो है ऑथेंटिकेशन लगाने की हेल्प करते हैं, ऑथेंटिकेशन को बनाने की हेल्प करते हैं। बट हम यहाँ पर सिर्फ एक का ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही हमारे 4 से 5 महीने चल जाएंगे। सो दैट्स वाई हम जो है यहाँ पर चीज़ों को उतना पढ़ते हैं जो कि हमारे पास कंपलसरी होती हैं। ठीक है।
खैर चलें वापस आते हैं, हम जो है क्लर्क की डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए थे। नेक्स्ट इसका फ्रेमवर्क हमने यहाँ से चूज कर लिया। सारे स्टेप्स मैं अगेन रिपीट करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, कुछ इस तरह का आपके पास जो है इंटरफेस आएगा, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके नेक्स्ट जेएस में आ जाना है। नेक्स्ट जेएस में आएंगे, आपने ऑलरेडी बना ली है, आई होप बन गई होगी। ओके, ये बन चुकी है। मैं CD ऑथ करके इसमें चले जाता हूँ, और कोड स्पेस या कोड स्पेस डॉट से हमारे पास आई थिंक कर्सर ओपन हो जाएगा, सो हमें वो नहीं करना। मैं इसको यहीं से जाके जो है राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ऑथ में आता हूँ, और शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे अभी मिसाल के तौर पे हमारे पास ये देखें कर्सर, मैं अब अगर आपको दिखाऊं, सो ये कर्सर एआई जो है वो न्यू आई है, एआई असिस्टेंट प्रोग्रामिंग इसने जो है हमें प्रोवाइड किया। सो अभी हमारा जो क्वार्टर थ्री था उसमें मैंने ये ऐड नहीं किया हुआ था, बट अभी इसने रिलीज किया अपना न्यू वर्जन। सो इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमें जो है वो पढ़नी चाहिए, और जो कि हमें एआई को पढ़ने में काफ़ी इजी हेल्प करेंगे, आसानी देंगी। और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की तरफ से वो काफ़ी इजी रहेगा समझने के लिए। सो हमने कर्सर को मैंने सिलेबस में ऐड कर दिया। इंशाल्लाह आज क्लास के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, और सारी चीज़ें डन है, बस उसमें मैं जो है कुछ फाइनल कर रहा था चीज़ों को। सो 6 मंथ का क्वार्टर होगा, नेक्स्ट मंथ का सारी आउटलाइन पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। और आप जब उसको पढ़ेंगे आप लोगों को खुद जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा कि इतनी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। खैर मैं यहाँ पर आता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ इसका, और टर्मिनल के अंदर हमें क्या करना है, यहीं पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सेकंड स्टेप है, हमें क्या करना है, रन दी फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल दी नेक्स्ट.js एसडीके। अच्छा, एसडीके आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा, बट क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कौन क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपके पास है क्लर्क। कि भाई एसडीके की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, कि आप वो कह रहा है कि फॉलोइंग कमांड चला के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो इंस्टॉल कर लो। मैं यहाँ पर आता हूँ, npm हमारे पास है, इसको मैंने कॉपी किया। देन VS कोड में आके मैं यहाँ पर आकर इसकी जो कमांड है npm install @clerk/next.js मैंने जो है ये चला दी। अब ये क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर मिडलवेयर को समझते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है ऐड क्लर्क मिडलवेयर टू योर ऐप, grant to access your authentication state throughout your app, create a middleware.ts file. If you are using src directory, create middleware.ts in the src directory. If you are not using src directory, create middleware in the root directory। ऐप डायरेक्टरी के अंदर नहीं बनाना। ठीक है, इसने हमें यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि ऐप के अंदर आपके पास जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मिडलवेयर बेसिकली हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम नॉर्मल ऑथेंटिकेशन का भी काम करें तो हमें मिडिलवेयर लाजमी बनाना होता है। दुनिया के अंदर जितनी भी ऑथेंटिकेशन है उसमें हमें मिडिलवेयर का लाजमी यूज़ करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कस्टम जब आप बनाते हैं उसमें आप लोगों को यूज़ करने की नीड नहीं होती, बट उसके अलावा जितनी भी आप अगर नेक्स्ट की ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन भी यूज़ करते हैं, नेक्स्ट ऑथ का जो फंक्शन है, अगर आप उसका भी यूज़ करते हैं तो भी आपको मिडिलवेयर का बनाना लाजमी है। अब ये यहाँ पर क्या करता है, ये हमें ये सारी की सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो कि अभी हमने पढ़ी है। सबसे पहली चीज, फंक्शनैलिटी से हटके अगर हम बात करें तो मिडिलवेयर क्या करता है, मिडिलवेयर जो है नेक्स्ट.js को अलाउ करता है, नेक्स्ट.js को बेसिकली जो है अलाउ कर रहा है कि हमारा जो कोड है वो रन हो जाए बिफोर आर रिक्वेस्ट। मतलब कि हमारी रिक्वेस्ट जाने से पहले ही कोड जो है वो रन हो जाए, और उसका जो है चल जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो अगर मैंने मिडिलवेयर लगाया हुआ है, सो उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले हमारा ये कोड रन हो जाए। ये फंक्शनैलिटी हमें मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। ये जो है हमारे पास ज्यादातर यूज, बल्कि ज्यादातर नहीं, हम इसको यूज ही जो है किस में करते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर। रीडायरेक्टिंग जब हम कर रहे होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करवा रहे होते हैं, सो उसमें भी हम यूज करते हैं। या फिर लॉगिन साइन अप जो कि हम जो है बना रहे हैं उसमें यूज करते हैं। सो मिडिलवेयर जो है क्या करता है कि ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली क्या कर देता है कि रिस्ट्रिक्शन हमें दे देता है। जैसे मैं जो है एडमिन का बंदा हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स हैं। अब मैं वेबसाइट पे आया, मैंने जो है ओपन किया, मेरे पास पूरी वेबसाइट की एक्सेस है, मैं कोई भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, मैं किसी की जो है रोल नंबर अपडेट कर सकता हूँ, मैं क्लास टाइमिंग अपडेट कर सकता हूँ। बट जब स्टूडेंट लॉगिन करता है, जब स्टूडेंट लॉगिन करता है तो ये मिडिलवेयर का जो है वो मिडिलवेयर का कोड स्टार्ट होता है, मिडिलवेयर का काम स्टार्ट होता है। वो क्या करता है, वो उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है ऐसे पेजेस पे जाना जहाँ पे ओनली एडमिन जा सकते हैं। ठीक है, सो ये काम हमारे पास जो है वो मिडिलवेयर करता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है सिंपल सा कोड है, हमने इंपोर्ट किया हुआ है क्लर्क मिडलवेयर से। ये जो है क्लर्क का मिडलवेयर आ रहा है फ्रॉम फ्रॉम क्लर्क नेक्स्ट सर्वर। देन हमने जो है एक फंक्शन बनाया हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ने फंक्शन ही बनाया हुआ, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया क्लर्क मिडलवेयर। क्लर्क का मिडलवेयर जो है हमारे पास ये सारा कोड हमें
फंक्शन में करके दे रहा है। देन हमने एक कॉन्फ़िग का जो है वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर हमने बता दिया कि भाई ये सारे के सारे स्टैटिक फाइल्स हैं जिनको आपको क्या करना है, जिसको आप लोगों को फाउंड करने की नीड नहीं है। मतलब कि अगर इस तरह का कोई भी आपके पास आता है, जैसे x.html की आ गई, CSS वेब पीबी, इस तरह की जितनी भी आपके पास फाइल्स आ रही हैं CVC की, उसको आपको क्या करना है, उसको आपने छोड़ देना है। ऑलवेज रन फॉर एपीआई राउट, सिर्फ आपको हमेशा क्या करना है, एपीआई राउट चलाने हैं। ठीक है, जहां पर भी हमारे स्लैश एपीआई आ रहा है, टीआरपी आ रही है, उसको चलाना है। ठीक है, ये काम जो है मिडलवेयर का हो रहा है। अच्छा, मिडलवेयर का जो मैंने अभी यहाँ पर सारा काम किया, वो कहाँ पे कोड इसका लिखा हुआ है, वो कोड लिखा हुआ है क्लर्क वालों ने। उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो क्लर्क वालों ने कोड लिखा हुआ है, क्लर्क मिडलवेयर का हमने फंक्शन कॉल किया, इसका मतलब कि वो पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है और वो जो है यहाँ पर चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पास स्टेप 3 है कि हमें जो है एक फाइल क्रिएट करनी है middleware.ts की। तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ नाम, और मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे SRC का हमारे पास है डायरेक्टरी, तो इसमें आके मैं फाइल बनाऊंगा middleware.ts की। ठीक है, middleware.ts की फाइल बना ली, यहीं से मैं आके कोड कॉपी करता हूँ। कोड कॉपी हो गया, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरा पूरा का पूरा कोड है किसका, मिडिलवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4, एड क्लर्क प्रोवाइडर एंड क्लर्क कंपोनेंट टू योर ऐप। एड क्लर्क प्रोवाइडर कंपोनेंट to your app's layout. This component provides clerk authentication context to your app. Copy and paste following into layout.ts. This creates a header with clerk's pre-built components to allow user to sign in and sign out. ठीक है, सॉरी, एक मिनट पानी पी लूं। ओके, सो बेसिकली जो है हमारे पास ये क्लर्क का मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री बिल्ड कंपोनेंट्स देता है। अगर मैं यहाँ पर चले जाऊँ न्यू, उसमें मैं खोल लेता हूँ। अगर मैं इसके कंपोनेंट के ऊपर आ जाऊँ तो ये देखें, इसके पास हमारे ये हमें कौन कौन से प्रोवाइड कर रहा है, साइन इन साइन अप, सारे के सारे जो है हमारे पास ये कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमें जो है नीड है अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास ये क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि भाई आप इसको ऐड कर लो app/layout.ts के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि इंपोर्ट करवाना है, सो हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। कंट्रोल सी करता हूँ और मैं आ जाता हूँ layout.ts की फाइल में, और यहाँ पर आकर मैं इसको इंपोर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये इंपोर्ट हुआ है क्लर्क प्रोवाइडर, साइन इन साइन अप बटन, साइन इन साइन आउट यूजर बटन, ये मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ देन, और देखते हैं इसने कहाँ पर ऐड करवाया इसको। ओके, सो इसने जो है रिटर्न के बाद यहाँ पर सारा का सारा इसको ऐड करा दिया है। तो मैं यहीं से इसको रिटर्न के बाद सारा की सारी चीज़ें कॉपी करूंगा। लेट इससे यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ देख रहा था। ठीक है, मैंने जो है इसको यहाँ से कॉपी किया रिटर्न के बाद से, कंट्रोल सी, और मैं आऊँगा लेआउट वाले बटन के अंदर, यहाँ पे रिटर्न के बाद से यहाँ से मुझे यहाँ तक इसको जो है क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मुझे वापस, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये फॉन्ट है हमारी वेबसाइट का। सो हमारे पास क्या फॉन्ट है, यहाँ पर हमने कौन सा इंपोर्ट करवाया, इंटर करवाया हुआ है। सो मैंने, अच्छा, इंटर के बाद वेरिएबल नहीं आते, सो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल जो है यहाँ पर आकर ये वाला काम कर दिया। हमें वो वाले फॉन्ट नहीं चाहिए थी, हमने वो फॉन्ट हटा दी। साइन इन साइन अप का बटन हमारे पास ये सारे आ गए। अच्छा, ये सारे क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं। सबसे पहले क्लर्क प्रोवाइडर है। क्लर्क प्रोवाइडर का हमारे पास एक जो है वो ये देखिए, यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब कि क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कंपोनेंट है। याद है आप लोगों को, हमने एक कंपोनेंट पढ़ा था, पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम जो है चीज़ों को हम रेंडर करवा देते हैं। सो ये क्लर्क प्रोवाइडर भी हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है। देन उसके बाद हमारे पास उसके अंदर मजीद चीज़ें जो है हम रेंडर करवाते हैं। सबसे पहले साइन आउट का हमने यहाँ पर जो है रेंडर करवाने के लिए कंपोनेंट कॉल किया है, जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, साइन इन बटन और साइन अप बटन। ठीक है, देन हमारे पास साइन अप का शो हो रहा है, एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हमने रेंडर करवाया, यूजर बटन और साइन इन बटन। ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, npm रन डेफ करेंगे, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने लोकल ब्राउजर में। देन नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, विजिट टू योर ऐप होम पेज लोकल होस्ट 3000, क्लिक साइन अप हेडर ऑथेंटिकेशन बटन, इट्स टाइम टू बिल्ड, यू हैव क्लर्क नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम हियर, कंटिन्यू डेवलपमेंट योर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कस्टमाइज साइन अप साइन बटन। अगर आपको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइजेशन हम कल वाली क्लास में देखेंगे कैसे हमें जो है उसको अपने हिसाब से करना है, डिप्लॉय क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हम कल वाली क्लास में देखेंगे। अभी आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। अब हमारा काम स्टार्ट होता है डैशबोर्ड से। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, क्लर्क का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया, डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पर अब हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर अपने पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करूंगा।
क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। हमसे वो अपना नाम पूछ रहा है, क्या नाम है, मिसाल के तौर पे मैं अभी नाम रख लेता हूँ हमारा उसका ई कॉम। ठीक है, ई कॉम नाम है। मैंने क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो कर दिया। अच्छा, ये ऑलरेडी कह रहा है कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो हम क्या नाम रखें, अच्छा सेलेक्ट चेंज कर देते हैं, 123 कर देते हैं इसको, क्योंकि आपकी वेबसाइट का नाम तो जो है वो चेंज होगा। खैर मैंने यहाँ पर आकर जो है 123 किया तो हमारा चल गया। अब यहाँ पर आऊँगा क्रिएट एप्लीकेशन। देन मुझसे वो मेरी एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है कि भाई आपके पास जो है वो क्या नाम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने भी बताया मेरी एप्लीकेशन का नाम है ई कॉम, तो ये देखें ये साइड भी हमारा पूरा का पूरा पेज है जो कि हमें शो होगा, साइन इन का पेज ऐसे। इस पे हम यहाँ से अपनी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से गूगल का हटा दूँ, कंटिन्यू गूगल नहीं होना चाहिए, तो मैंने हटा दिया। और यहाँ पर यूजर नेम भी आना चाहिए, सो मैंने ईमेल और यूजर नेम का मैंने एक्सेस दे दिया कि आप कर सकते हो। मैंने कहा फोन नंबर भी डाल सकते हो, यूज फोन का एक बटन आ गया, यूज फोन नंबर कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सारी की सारी मैंने कह दिया कि भाई आप गिटहब से भी कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू विद गिटहब, गिटहब कर सकते हो, तो इसके ऊपर गिटहब का भी आ गया। मैंने कहा आप एप्पल से कर सकते हो, तो एप्पल का भी आ गया। इस तरह करके आप अपनी जो है पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन इसके साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्रिएट एप्लीकेशन करता हूँ, ये साइन साइन इन वाला हुआ मेरा पूरा डन। और जो है मेरे पास ये ई कॉम का बन गया। अब मुझसे वो पूछ रहा है यू आर जस्ट अ कपल स्टेप अवे फ्रॉम योर फर्स्ट यूजर। मैं आता हूँ नेक्स्ट जेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, सो ये नेक्स्ट जेस का मैं बता रहा है हमने ये सारे स्टेप कर लिए। स्टेप नंबर फर्स्ट कर लिया कि हमने जो है इंस्टॉलेशन करवा दी इसके अंदर। स्टेप नंबर टू अब यहाँ पे करेंगे सेटअप योर इन्वायरमेंट वेरिएबल। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेटअप करेंगे, बट यहाँ से हम कल वाली क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझने वाली चीज़ें। वैसे तो आप लोगों को याद होगा कि हमने डेटाबेस के भी सीक्रेट कीज की थी। सो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, तो मैं कर लेते हैं। अभी वाली क्लास में मैंने 5 मिनट है, मुझे बताएं किसी भी सवाल है तो हम सवाल लेते हैं या हम कंटिन्यू करें। सेटअप कर लेते हैं, कल वाली क्लास में इसको रन करके देख लेंगे। यस नो, कंटिन्यू, ओके। सो मेरे पास जो है यहाँ पर स्टेप नंबर टू क्या है, सेटअप योर एनवायरनमेंट वेरिएबल। मतलब हमें एक फाइल बनानी है env.local की, और उसके अंदर हमें ये पूरा अपना काम करना है, जिसके अंदर हमारे पास दो जो है वो वेरिएबल्स आ रहे हैं। इंटीग्रेट, यस दैट्स रियली ग्रेट, इसलिए तो हम इसका यूज करेंगे। सब कुछ बना बनाया है, हमें बस इसको इनिशियलाइज करके यूज करना है, जो कि हमारा बहुत टाइम सेव करता है और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें जो है env.local की फाइल बनानी है। सो मैं अपने मेन डायरेक्टरी पे आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ .env.local। ठीक है, env.local। मुझे लगा था ये बहुत मुश्किल होगा, नहीं नहीं बहुत आसान है ये। ठीक है, और यहाँ पर आकर सिंपल मैंने अपनी एपीआई की इसको जो है वो पेस्ट कर लिया। अब आप लोग इसको सीक्रेट की को, मेरी सीक्रेट की को यूज़ नहीं कर लिएगा, ये जो है हम शो नहीं करते, खैर। ठीक है, तो मेरे पास स्टेप नंबर टू भी जो है वो डन हो गया कि भाई मेरे पास जो कीज़ हैं वो आ गई। अच्छा, सबकी एपीआई कीज चेंज होंगी, ऐसा नहीं सबकी सेम होंगी। इसके वेरिएबल्स कौन कौन सा है, एक हमारे पास है नेक्स्ट पब्लिक क्लर्क पब्लिश की। हमारे पास ये दो कीज आ गई, क्लर्क सीक्रेट की आ गई और एक पब्लिशेबल की आ गई। ये दो कीज आई हैं जो कि हमें क्लर्क ने प्रोवाइड की है और हमने सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। अपडेट मिडलवेयर हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें जो है ये काम करने की जरूरत नहीं, ये वाला पूरा कोड हमने अभी उसके अंदर पेस्ट किया है। सो यहाँ पर आऊंगा मैं, और ये क्लर्क प्रोवाइडर वाला काम भी हमने कर लिया है, हमने जो है ऐड कर लिया। क्रिएट योर प्रोजेक्ट मतलब कि रन योर प्रोजेक्ट हमारे पास हो गया। कंटिन्यू दी नेक्स्ट जेस गाइड, हम इस पे क्लिक करते हैं। साथ ही साथ में लोकल होस्ट को भी ओपन कर लूंगा, लोकल होस्ट 3000। अच्छा, हमारे पास अब ये वाला काम जो है वो हो चुका है। देन हमसे ये कह रहा है, ठीक है, ये हमें बेसिकली अब कहाँ पर लेके जा रहा है, ये हमें लेके जा रहा है कि भाई अगर आपको जो है अपडेट करना है चीज़ों को तो आप कर सकते हो। ठीक है, खैर हमें नहीं करना, हमें जो है इसको चीज़ों को छेड़ना नहीं है। सो मैं वापस आता हूँ क्लर्क के डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर आता हूँ। सो अब मेरे पास देखिए ऊपर चार चीज़ें आ रही हैं, एक ओवरव्यू आ रहा है, एक यूजर्स आ रहा है, और एक ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन। मैं यूजर्स में आता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे वो है यूजर बनाए गए हैं जिनने लोकल होस्ट पे आकर साइन अप किया है, साइन इन किया है, वो सारे यहाँ पर जो है वो शो होंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, लोकल होस्ट 3000 मेरा ओपन हो रहा है, npm run dev मैंने यहाँ पर चला दी है। ओके, कंपाइलिंग हो रही है। अ, यहाँ पर आकर मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर सिंपल एक डिफ लगा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। इसका अपना डेटाबेस है, इसका अपना डेटाबेस है, यही तो मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ हमें ये अपना खुद चीज़ प्रोवाइड करता है, कि मतलब यहीं पर हम आकर देख सकते हैं। हमें डेटाबेस करेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसने अपना हमें बना बनाया सब कुछ दिया हुआ है। हमें बस यहाँ पर आना है। वॉज नॉट फायर माइट बी मिसप्लेस्ड, मूव योर माइंड, एस आर सी करंटली इज लोकेटेड, ऐप के अंदर बना दी क्या हमने गलती से, हमने ऐप में बना दी गलती से। ओके, यही प्रॉब्लम है कि इसको ऐप में नहीं बनाना। ऐसा कोड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, देन इसको मैं यहाँ से आके
डिलीट कर देता हूँ। एक तो मेरा ये नीचे जूम के कंट्रोल आ रहा है, इसको मैं कैसे डिलीट करूँ? ओके, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मूव टू रिसाइकिल बिन। ओके, उस उप्स 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 उप्स, सारी डिलीट हो गई फाइल्स। इसलिए आते हैं सबको। वुड यू लाइक टू undo 5 डिलीट फाइल्स? यस। ऐप के अंदर की फाइल्स कहाँ गई? Ctrl Z। फाइल्स नहीं आ रही वापस। उप्स, ये एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। यहाँ से हम आकर इसको, अगर रिज्यूम नहीं हो रहा, ये Ctrl Z नहीं हो रही। खैर चले, कोई बात नहीं। अब आप लोग इसे करके देख लेगा। हमारे पास क्या होना था, इसका आउटपुट आना था, यहाँ पर जो है साइन इन साइन आउट का बटन आ जाना था, और आप उस पर क्लिक करते तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है, आप लोग इसे करके देखिएगा। बाकी जो है हम इसको रेंडर करवाना होगा, बिल्कुल इसको सिर्फ रेंडर करवाना होगा। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। कल हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जितनी चीज़ें की हैं उसको आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करना है, उसको आप लोगों ने यहाँ तक क्लास का काम कंप्लीट करना है। आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।